नमस्कार, लक्ष्य एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी भाषा और व्याकरण का सामान्य परिचय, जिसके अंतर्गत हिंदी के उन अनछुए अन पहलुओं को स्पर्श करना हमारा उद्देश्य है। हमारे लक्ष्य एकेडमी ने हिंदी का यह मास्टर क्लास लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप इसके अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अपने संदर्भ की बात करते हैं, संदर्भ को देखते हैं, तो हिंदी भाषा और व्याकरण यानी भाषा और व्याकरण में पर्याप्त अंतर होता है, इसीलिए इन बिंदुओं को अलग अलग रखा गया है। अगर ध्यानपूर्वक देखें तो किसी भाषा के अंतर्गत व्याकरण काम करता है, व्याकरण के अंतर्गत कभी भाषा काम नहीं करती है। अर्थात भाषा अलग चीज है, व्याकरण अलग चीज है। तो इस लक्ष्य एकेडमी के हिंदी के मास्टर क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन है। पुनः चलते हैं आज लक्ष्य एकेडमी और हिंदी की तरफ से अपने नए सुविचार की तरफ। सुविचार है आज का हमारा, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जब टूटने लगे हौसले तो बस याद इतना रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस याद इतना रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। तो इसी सुविचार के साथ हम चलते हैं अपने विषय बिंदु की तरफ, जिस विषय बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कि जब हम किसी हिंदी की प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं, जब भाग लेते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी भी विषय के एक दो बिंदु को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं और पढ़ करके जब परीक्षा भवन में बैठते हैं तो हमें याद आता है कि जिस बिंदु को हमने पढ़ा है उस बिंदु से तो हमको क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए, तो पूछा कहां से गया, अगले बिंदु से पूछा गया जिस बिंदु को हमने पढ़ा ही नहीं। अगर हम हिंदी की बात करें तो किसी ने थोड़ा वर्ण याद कर लिया, थोड़ा संधि याद कर लिया, थोड़ा समास याद कर लिया, थोड़ा हिंदी साहित्य का इतिहास याद कर लिया, तो लगता है कि हमने पूरी भाषा को बड़े अच्छे तरीके से अध्ययन कर लिया है। लेकिन जब हम पूरे विषय बिंदु को पढ़कर नहीं जाते हैं और उस परीक्षा भवन में बैठते हैं तो निकलने के बाद जो हमारे अंदर अफसोस होता है, वह अफसोस हमें बहुत गहराई तक चुभता रहता है। काश हमने उन बिंदुओं को पढ़ लिया होता। जब हम हिंदी भाषा को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए किस बिंदु को कहां से पढ़ना है, किस बिंदु को कहां पर ले जाना है और किस बिंदु का एंड कहां पर है, यानी अंत को कहां पे हो रहा है। 2 मिनट में हम अपने इस विषय क्षेत्र को पहले देखेंगे, उसके बाद अपने अगले बिंदु पर चलेंगे। अगर हम हिंदी विषय पढ़ रहे हैं तो उसका पहला जो बिंदु आता है वह बिंदु होता है भाषा विचार। क्या होता है? भाषा विचार, जिसे हम भाषा विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। आप चाहे किसी छोटे लेवल के प्रतियोगी परीक्षा में बैठिए या बहुत बड़े लेवल के प्रतियोगी परीक्षा में बैठिए, भाषा विचार या भाषा विज्ञान से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भाषा प्रश्न उठता है, भाषा विचार के अंतर्गत हमें पढ़ना कितना होता है, आखिर हमें पढ़ना कितना होता है। तो पहले हमको ये जानना होता है भाषा कहां से आई, उस शब्द का जन्म कहां से हुआ, उसके सिद्धांत क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसकी इकाइयां क्या हैं, उसके कौशल क्या हैं, वह भाषा कितने प्रकार से मिलती है। उसके बाद उस भाषा के अंतर्गत जिस बिंदु को हम पढ़ रहे हैं, जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी की परिभाषा क्या है, और हिंदी जो हमको पढ़ाई जा रही है वह हिंदी किन
भाषा से उत्पन्न हुई है उसमें कितने कितने प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, समझी जाती हैं, अर्थात उस हिंदी के विषय में हमें समग्र जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा जो बिंदु आता है वह होता है वर्ण विचार। क्या होता है? वर्ण विचार। अब हमें यह पता होना चाहिए कि जब हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो उसकी शुरुआत की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो वर्ण में जब हम आएंगे तो अक्सर लोगों से पूछा जाता है कि हिंदी में कितने वर्ण चलते हैं, तो लोग कहते हैं 52 वर्ण चलते हैं। कैसे चलते हैं? अगर हम विद्वानों की माने तो विद्वान तो स्वर और व्यंजन के दृष्टिकोण से हमें सिर्फ 44 वर्ण पढ़ाते हैं, लेकिन प्रयोग के आधार पर हम कितने वर्णों का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम वर्ण में जाएंगे तो हमें स्वर और व्यंजन पढ़ना है, स्वरों का वर्गीकरण क्या होता है, व्यंजनों का वर्गीकरण क्या होता है, तब हमारे जा करके उसके बाद हमारे शब्दकोश में वो वर्ण जो होते हैं कहाँ से उपस्थित होते हैं, कहाँ तक जाते हैं, बीच में कौन आता है, किसके बाद क्या आता है, ये हमको पता होना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो हमारा बिंदु आता है वह आता है शब्द विचार। क्या आता है? शब्द विचार। जब हम दो वर्णों का मेल करते हैं तो उससे संधि का निर्माण, वो संधियों के द्वारा हम शब्दों का निर्माण कर लेते हैं, यानी दो वर्णों के मेल से हम संधि बनाते हैं। यानी जब हम वर्ण पढ़ते हैं तो वर्ण पढ़ने के बाद हमें संधि का भी ज्ञान हो जाता है। और जब हम शब्द बनाते हैं, जो शब्द विचार होता है वो शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। अब होता है सार्थक जो शब्द, निरर्थक जो शब्द होता है उसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जो सार्थक शब्द होते हैं उनका अपना महत्व होता है। अब उन्हीं सार्थक शब्दों के प्रकार हमें पढ़ने पड़ते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग या विकार के आधार पर। जैसे प्रयोग या विकार के आधार पर विकारी या विकारी शब्द, इतने शब्दों के अंतर्गत जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द या तत्सम तद्भव, देशज विदेशज या फिर पर्यायवाची इत्यादि अनेकार्थी शब्द। उसके बाद संज्ञा सर्वनाम विशेषण। उसके बाद हम पढ़ते हैं जो अविकारी शब्द होते हैं, समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण इत्यादि। उसके बाद जब हम ये शब्द बनाते हैं, शब्दों में भी परिवर्तन होता है। किसके माध्यम से? शब्द जो होते हैं वो परिवर्तित होते हैं, वो होते हैं लिंग, वचन, काल और कारक। इनके कारण ये शब्द जो होते हैं इसमें विकार यानी परिवर्तन आता है, तो उसके बाद वो भी हमें पढ़ना है। अब शब्द जब बन जाते हैं तो उससे समास का निर्माण होता है, मतलब दो शब्दों को मिलाकर हम समास का निर्माण करते हैं, तो समास भी हमें मिल जाता है। उसके बाद शब्द विचार के बाद अगला जो बिंदु आता है वह आता है वाक्य विचार। अगला जो बिंदु आता है वाक्य विचार, यानी जब हम शब्द पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हमें पढ़ना होता है वाक्य क्या होता है। वाक्य दो प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। हर कंपटीशन में हमसे यहां से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला जो बिंदु आता है वह बिंदु आता है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र के अंतर्गत हमें 3 चीजें पढ़ना होता है, रस, छंद, अलंकार। रस, छंद, अलंकार, यहां से भी हमको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अंतिम जो हिंदी भाषा का विषय बिंदु बनता है जो हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं वो होता है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत 1000 ईस्वी के बाद जो, अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात माने तो उनके अनुसार जो उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास की रचना की है, उनके अनुसार आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग,
छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवलेखन काल, नई कविता तक हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया जाता है। अगर आप ध्यान पूर्वक देखें तो हिंदी के लिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर हिंदी पूछा जाता है तो इन बिंदुओं से इतर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता। इन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत समस्त प्रश्न आकर समाहित हो जाते हैं। तो ये हमारा एक विषय बिंदु था जिस इस हिंदी मास्टर क्लास के अंतर्गत हम इन समस्त बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और एक नई विधि, नई शैली के माध्यम से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और यकीन मानिए कि लक्ष्य एकेडमी ने जो विश्वास, जो लक्ष्य देने का आपको प्रयास किया है, उस पे आप अपना विश्वास बनाए रखें, आपको सफलता या लाभ यकीनन मिलेगा। अब आते हैं अपने मेन बिंदु पर, जो हमारी हिंदी भाषा है या हिंदी भाषा जटिलताओं का महासागर है। अगर कहा जाए कि हिंदी भाषा जो है यह एक जटिलताओं का महासागर है, आप प्रश्न कर सकते हैं कि मां साहब आप ऐसे क्यों कह सकते हैं कि हिंदी जटिलताओं का महासागर है, जब यह पूरी दुनिया में तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। यानी पहले स्थान पर चीनी, दूसरे स्थान पर अंग्रेजी और तीसरे स्थान पर हिंदी दुनिया में बोली जाने वाली सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण भाषा है। तो यह जटिलताओं का महासागर क्यों है, आपको हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि आप ध्यान दीजिए कि आखिर ये जटिलताओं का महासागर क्यों कहा मैंने। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हिंदी शब्द है, सबसे पहली और बड़ी जटिलता वह स्वयं हिंदी भाषा का नहीं है। सबसे बड़ी समस्या मतलब कहने का ये है कि जो हिंदी भाषा है, उस हिंदी भाषा में जो ये हिंदी शब्द मिला है, इस शब्द में नहीं हिंदी का है। जैसे मान लिया जमीन हमारी, घर बनाए हम, पैसा लगाए हम और ना कोनो दूसरा आके दे के चला जाए, वही हाल हमारी हिंदी का है। भाषा हमारी, देश हमारा, बोला हमने, बनाया हमने और ये शब्द देकर कोनो और चला गया। आपको पता होगा पहली समस्या। दूसरी समस्या, 18 बोलियों का समूह हिंदी कहलाता है। 18 बोलियों का समूह हिंदी कहलाता है। दूसरी बड़ी समस्या, यानी 18 बोलियों में जितने वर्ण, जितने शब्द बोले जाते हैं, वो कहीं भी हम बोल सकते हैं, उसको हिंदी कहा जाएगा, कोई उसे नकार नहीं सकता। तीसरी समस्या, भाषा परिवर्तनशील होती है। हिंदी भी परिवर्तन होकर आई, तो 18 बोलियों के समूह में जब परिवर्तन होकर आई तो संस्कृत से लेकर सौर सेनी अपभ्रंश तक कई इसके पड़ाव पड़े, जैसे पाल, प्रकृति, अपभ्रंश, उसके बाद सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, महाराष्ट्री, पैशाची। इतने बदलाव के बाद जो संस्कृत के शब्द डायरेक्ट आकर हिंदी में प्रयोग हुए वो तत्सम हो गए, उसमें जो परिवर्तन हुआ वो तद्भव हो गया। उसके बाद एकाध शब्द हम लोगों ने भी पैदा किया, जैसे लोटा, छप्पर, खिड़की, देशस्थ, इनका भी समावेश इसी में हो गया। तीसरी समस्या। अब आते हैं चौथी समस्या। चौथी समस्या क्या थी? हमारे देश पर मुस्लिम संप्रदायों का आक्रमण हुआ। जब वो आक्रमणकारी भारत आए तो अपने साथ जब वो आए भारत पर आक्रमण करते, 1-2 महीना रहते, उसके बाद लूटपाट कर चले जाते। आए चले गए लूटपाट कर तो सही था, लेकिन वो जो बोल कर गए, अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करके गए, वो हमने ग्रहण कर दिया। कैसे? जैसे अरबी और फारसी, इन शब्दों को भी हमने ग्रहण कर लिया।
उसके बाद उन्होंने हमारे देश पर राज किया तो अपना प्रचार प्रसार किया, और प्रचार प्रसार करने के बाद जो भी उन्होंने भाषा दिया उसको हमने अपनी हिंदी में समाहित करते हुए हम चले गए। अगली समस्या, उनके बाद भारत में व्यापारियों की बाढ़ आई, जैसे पुर्तगाली, डच आए, वो आए हमारे यहाँ शीशा कंघी बेचने, शीशा कंघी बेचकर पैसा लेके वो तो चले गए, लेकिन अपनी भाषा को हमारे यहाँ छोड़ गए, तो उसको भी इस हिंदी ने क्या किया, अपने में ग्रहण कर लिया। अगली समस्या, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, अंग्रेज आए, अपनी कंपनी लगाए, भारत पर धीरे 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 अपना स्थापत्य जमाए, और स्थापत्य जमाने के बाद उन्होंने अपनी भाषा और अपनी संस्कृति, अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, और प्रचार प्रसार किया तो उनकी अंग्रेजी भी हम में आकर बैठ गई। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें ये बात, तो हिंदी क्या था, एक लोकोक्ति आती है, अतिथि देवो भवा, अतिथि देवो भवा। तो हिंदी क्या हो गई, हिंदी क्या हो गई, उस लोकोक्ति को मानने वाली कि अतिथि हमारा क्या होता है, वो भगवान होता है, देवता होता है। आओ, यानी तुम भी चले आओ, तुम भी चले आओ, तुम भी चले आओ, सब आ जाओ, हम सबको ग्रहण कर लेंगे। यानी सब आ गए, और सबको आज के युग में हम अगर कंपटीशन तैयार करते हैं तो हम सबको पढ़ेंगे। अगर आप सबको नहीं पढ़ेंगे तो एक आदमी मिस हो जाएगा, और मिस हो जाएगा तो इंसान तो पॉइंट में चला जाता है, वो तो एक नंबर की बात है। तो इन्होंने क्या किया, हिंदी ने अतिथि देवो भवा लोकोक्ति को चरितार्थ किया और सबको ग्रहण कर लिया। आज मैं खड़ा होकर सबको पढ़ा रहा हूं, आप बैठ करके सबको सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हैं। अब बताइए, ये जो हिंदी है, ये हिंदी क्या है, जटिलताओं का महासागर नहीं है तो और क्या है। संशय में आ गए? अगर आप संशय में आ गए हैं तो एक बात मैं और कहना चाहूंगा। क्या कहना चाहूंगा कि जो जटिलता, जो समस्याएं, जो संघर्ष, इस संसार में जो संघर्ष जितना कठिन होता है उसका लक्ष्य उतना ही लाजवाब होता है। तो समस्याओं से और जटिलताओं से घिरी हुई ये जो हिंदी है, इसको देख करके संकोच मत कीजिए, क्योंकि ग्रहण वही करता है दूसरों को जिसके अंदर अपार क्षमता होती है। तो हिंदी के अंदर बड़ी अपार क्षमता है, उसने सबको ग्रहण कर लिया। दूसरों को देख करके उसका नकल करना बड़ा आसान होता है, लेकिन सबको अपने में समाहित कर लेना ये बड़े ही हृदय वाले और बड़े ही महान विभूतियों का काम होता है। तो इन बिंदुओं के साथ एक नए मेथड, एक नए विधि के साथ मैं अपने बिंदुओं को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करूंगा। हमारे जो अगले बिंदु हैं, जो प्रयास है, वो है प्रश्नोत्तरी विधि। प्रश्नोत्तरी विधि मतलब प्रश्न के माध्यम से उसमें विवेचनात्मक और व्याख्यात्मक विधि से आपको पढ़ाने का एक प्रयास है। उस प्रयास के माध्यम से हम समस्त बिंदुओं का अध्ययन कर ले जाएं, यह हिंदी के इस मास्टर क्लास का उद्देश्य है। तो चलते हैं अपने प्रश्नोत्तरी विधि के माध्यम से। पहले अपने बिंदु को उठाते हैं भाषा विचार। इस भाषा विचार के अंतर्गत हम कुछ प्रश्नों के अंदर इस पूरे बिंदु को एकदम समाहित किए हैं, और उसी प्रश्न के माध्यम से हम अपने आप को, अपने वो विषय बिंदु को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो हमारा प्रश्न है, मनुष्य और पशु के मध्य भेद प्रकट करने वाला तत्व है विचार, भाव, भाषा या इनमें से कोई नहीं। अगर देखें मनुष्य और पशु के मध्य भेद,
जो अंतर को व्यक्त करता हो। एक तत्व होता है कि आखिर मनुष्य और पशुओं में कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से हमें अंतर दिखाई पड़ता है। क्या वह विचार है, क्या वह भाव है, क्या वह भाषा है। अगर इन तीनों तत्वों पर, तीनों ऑप्शन पर हम अपनी मत प्रकट करें तो मनुष्य और पशु दोनों विचारणीय जन और प्राणी होते हैं। कैसे? मनुष्य विचारणीय है यह हमको पता है, पशु भी विचारणीय है, क्या यह भी ये सत्य है? बिल्कुल। अगर एक पशु किसी खड्डे के पास खड़ा हो और उस खड्डे को वह देख रहा हो तो उस खड्डे में वह कूद करके अपने आप को प्रस्तुत नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर विचार आएगा कि अगर मैं खड्डे में गिरा तो मैं चोट भी लग सकता है, मर भी सकता हूं, यानी वह अपने विचार से उस रास्ते, उस पथ से अलग हो जाएगा। अगर भाव को देखते हैं तो मनुष्य के अंदर तो भावनात्मक प्रवृत्तियां होती हैं, या हम सब जानते हैं क्या पशुओं के अंदर भी भावनात्मक प्रवृत्तियां होती हैं? जी हाँ, बिल्कुल होती हैं। अगर आप किसी पशु को पालतू बनाकर रखते हैं, दो एक दिन आप उससे दूर चले जाइए और पुनः जब आप आएंगे तो आपके पास आकर अपनी भावनात्मक चीजों को व्यक्त करेगा। अर्थात ये दोनों ऑप्शन मनुष्य और पशु के मध्य में भेद प्रकट करने में असमर्थ हैं। तो आते हैं तीसरा ऑप्शन है भाषा, यानी मनुष्य अपने विचार और भावों को दूसरों पर प्रकट कर सकता है। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। लेकिन पशु अपने विचार और भाव को प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास भाषा नाम की चीज या तत्व नहीं होता है। यही एक ऐसी चीज है जो इंसान और पशुओं के बीच अंतर प्रकट करता है। तो प्रश्नानुसार हमारा जो तीसरा ऑप्शन है सी, वह सही है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? यह मुझे भी पता है या आपको भी पता है कि प्रश्न को देखते हुए आपने आंसर को टिक कर दिया होगा। ठीक क्यों? क्योंकि अगर आपने विगत वर्षों में कोई भी परीक्षा या कई परीक्षाओं को दिए होंगे तो इस प्रश्न से आप जरूर गुजरे होंगे। जरा इसके ऑप्शन पर प्रकाश डालते हैं तो ऑप्शन पे पहले ही टिक लगा देते हैं, सही वाला, क्योंकि ये मुझे पता है इसमें आपको बहुत तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अब देखते हैं जो ये प्रश्न विधि है, इस प्रश्न विधि को हम विवेचनात्मक और व्याख्यात्मक विधि कैसे बनाते हैं। अर्थात भाषा के समस्त तत्वों को समझ लेना प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से वह विवेचनात्मक विधि कहलाती है। आते हैं, अगर हम पहले ऑप्शन पर ध्यान दें तो वह लिखा गया है भाष। भाष संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने कई नाटक लिखे थे जिसमें यौवन नारायण और स्वप्नवासो दत्ता और चार दत्त जैसे प्रसिद्ध नाटक सम्मिलित हैं। उसके बाद इसी से संयोग रखता हुआ यह शब्द बनाया गया। अगर आपने ऊपर ऊपर से कोई चीज पढ़ करके या कंठस्थ करके आप चले गए हैं तो इस प्रश्नों के माध्यम से आप फंस सकते हैं। चूंकि संस्कृत का डी जो ऑप्शन है भाषा, यह संस्कृत का एक धातु है। क्या है? एक धातु है। तो जितनी भी धातुएं बनती हैं वो हलंत युक्त होती हैं। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए बी ऑप्शन बनाया गया भाष, ताकि आप अगर हलंत को इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं, तो आपका ऑप्शन आप बी पर लगाकर आए और आपका जो प्रश्नानुसार उत्तर है वह गलत हो जाए। ठीक, तो आते हैं जो हमें डी ऑप्शन मिला। अब जरा इसका विवेचनात्मक दृष्टिकोण इस पे रखते हैं कि आखिर भाषा क्या है। तो ये जो भाष शब्द है, यह भाष शब्द संस्कृत भाषा का एक धातु है। क्या है? एक धातु है। धातु माने क्या होता है? क्रिया। धातु माने क्या होता है? क्रिया।
संस्कृत में भाषा को पढ़ने के लिए समस्त चीजें शब्द रूप और धातु रूप में समाहित हो जाती हैं। तो संस्कृत का यह एक धातु है, कौन? भास। और उस भास में भाषा बनाने के लिए हम क्या करते हैं? भास धातु में संस्कृत का टाप प्रत्यय लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टाप प्रत्यय लगाते हैं, जो एक स्त्रीलिंग प्रत्यय है, जो एक क्या है? स्त्रीलिंग प्रत्यय है। अब टाप प्रत्यय को जब हम भास धातु से संयोग करते हैं तो टाप प्रत्यय का टा और पा का लोप हो जाता है, तो बचता क्या है? आ। अब इसका लोप हो गया तो आ बचा, ये हलंत युक्त है, ये स्वर है, इसको मिलाएंगे तो ये इससे जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? भाषा। क्या बनेगा? भाषा, जिसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी, जिसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी। अब इससे हमें कई चीजों का पता चलता है। भास संस्कृत का धातु है जिसमें टाप प्रत्यय लगता है, जो टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग का है और टा और पा का लोप हो जाता है, आ शब्द बचता है, और आ शब्द को जब हम भास धातु में मिलाते हैं तो भाषा शब्द बनता है, और भाषा शब्द का अर्थ होता है व्यक्त वाणी। एक और अहम चीज जो आप जानते रहिएगा, हालांकि वो अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा भी जा सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं, परीक्षाएं आजकल की जो परीक्षा होती है वह परीक्षा आपको आउट करने के लिए, परीक्षा से आउट करने के लिए होती है। आप उसको क्वालिफाई कर ले जाए, इसके लिए नहीं होता। कौन ऐसे प्रश्न डाल दिए जाएं जिसे आपने कभी पढ़ा ना हो, कभी आपसे होकर वो गुजरा ना गया हो। तो अगर हम ध्यान से देखें, जब भास धातु में टाप प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बनता है भाषा, तो स्त्रीलिंग प्रत्यय लगने के कारण भास धातु से बना जो भाषा शब्द है, यह शब्द भी किसका हो जाता है? स्त्रीलिंग का। किसका हो जाता है? स्त्रीलिंग का। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है भाषा की परिभाषा किसने नहीं दी है? भाषा की परिभाषा किसने नहीं दी है? तो पहले ऑप्शन है सुकरात, दूसरे हैं पतंजल, तीसरे हैं प्लेटो, चौथे हैं कामता प्रसाद गुरु। कौन है? कामता प्रसाद गुरु। तो बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, सुकरात। याद रखिएगा, सुकरात प्लेटो के गुरु थे, और प्लेटो कौन था? अरस्तु का गुरु था। किसका था? अरस्तु का। वही अरस्तु जिसने कहा था स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो गुरु, चेला और चेला, ये तीन ऐसे प्रकांड विद्वान हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स यानी राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, इतिहास, भूगोल और यहां तक वैदिक और लौकिक संस्कृत के लिखे ग्रंथों में अपने स्टेटमेंट और विचार प्रस्तुत किए हैं। जिसमें से सुकरात जो हैं, इन्होंने हिंदी की परिभाषा के विषय में कुछ नहीं कहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही है। प्रश्नानुसार अगर विवेचनात्मक शैली की हम बात करें तो भाषा की परिभाषा किसने नहीं दी? तो सुकरात हमको मिल गए, लेकिन पतंजल, प्लेटो और कामता प्रसाद रह गए। तो आखिर पतंजल ने भाषा की परिभाषा में क्या कहा था? पतंजल वो महान विभूति हैं जिन्होंने आचार्य पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा था। क्या लिखा था? महाभाष्य लिखा था। इन्हें त्रिमुनि में स्थान दिया जाता है। किन्हें? पतंजलि को
पहले आचार्य पाणिनि ने जब अष्टाध्यायी लिखा तो वह सिर्फ सूत्रों में निबद्ध किया। अब सिर्फ सूत्र में निबद्ध कर दिया, उसको पढ़ना आसान नहीं था। तो आए कात्यायन वरुच, उन्होंने उस पर वार्तिक लिखा और जिससे वो थोड़ी सरल हुई, और वार्तिक को भी सब पढ़ ले जाएं, समझ जाएं, यह भी संभव नहीं था। तो आचार्य पतंजलि ने उन वार्तिकों पर महाभाष्य लिखा और इससे अष्टाध्यायी जो है वह सामान्य लोगों के अध्ययन में भी सरल हो गई। तो आचार्य पतंजलि ने भाषा के लिए परिभाषा दिया, जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो जाए, जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ऐसा हमारे आचार्य महर्षि पतंजलि का मानना था। अब आते हैं प्लेटो। प्लेटो एक पाश्चात्य विद्वान था। इस प्लेटो ने हिंदी की एक जबरदस्त परिभाषा दी। अगर आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि आखिर इनके अंदर इतनी विचार पूर्ण शैली कहां से आती थी। प्लेटो ने कहा, विचार आत्मा की मूक अध्वन्यात्मक बातचीत है। विचार आत्मा की मूक अध्वन्यात्मक बातचीत है। वही जब ध्वन्यात्मक होकर हमारे होठों से प्रकट होती है, वही जब ध्वन्यात्मक होकर हमारे होठों से प्रकट होती है तो वह भाषा की संज्ञा दे दी जाती है, अर्थात उसे भाषा कह दिया जाता है। अर्थात प्लेटो का कहना था, जब हमको किसी से कोई बात बोलना होता है तो पहले हम अपने मन में बिना कोई शब्द किए हुए एक बातचीत करते हैं और उसी बातचीत को हम ध्वनि के रूप में अपने होठों से प्रकट करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अगर हम कामता प्रसाद गुरु की बात करें, अगर हिंदी का कोई प्रमाणिक व्याकरण माना जाता है तो वो है कामता प्रसाद गुरु जी का। इन्होंने भाषा के विषय में परिभाषा दिया, भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को स्पष्टतया समझ लेते हैं, भाषा कहलाता है। अर्थात भाषा की जो परिभाषाएं हैं, इन तीन प्रकांड विद्वानों के माध्यम से इसे व्यक्त किया गया कि आखिर भाषा होती क्या है। अर्थात अगर अपने लफ्जों में कहा जाए तो भाषा विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान का साधन होता है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में प्रश्न है, भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत में कौन सुमेलित नहीं है? पहले हमने देखा कि भाषा क्या है, कैसे आई, किससे उत्पन्न हुई भाषा शब्द। उसके बाद देखा कि भाषा की परिभाषा क्या होती है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये भाषा पैदा कैसे हुई। जैसे अगर मान लीजिए, सोच लीजिए, हमसे कोई पूछे कि भैया तुम कैसे पैदा हुए, तो हम ये थोड़ी कहेंगे था हम अस्पताल से आए थे। ये तो कहने नहीं होगा ना, क्योंकि उसके पूछने का जो मतलब है, उसका मतलब है कि आखिर जो ये प्राणी है मनुष्य, ये आया कैसे। तो अक्सर हम लोग जब छोटे थे, प्राइमरी या जूनियर स्तर से ही पढ़ाया जाता है कि भैया मनुष्य की जो प्रजाति थी वो वनमानुष थी, वहां से आई। वैसे भाषा कैसे आया, प्रश्न उठता है ना, भाषा कैसे आया। तो तमाम विद्वानों ने अपने तमाम विचार दिए। उन विचारों में से कुछ विचार लेकर मैं आपके समक्ष आया हूं। पहला ऑप्शन दिया गया, आपको ध्यान दीजिएगा प्रश्न, भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत में कौन सुमेलित नहीं है, मतलब सही नहीं है, उसका मेल गलत है। वो ऑप्शन आपको सही बताना है। तो पहला हम देखेंगे संकेत सिद्धांत रूसो। ये वही रूसो है जिसने प्रकृतिवाद की रचना की थी, प्रकृतिवाद की रचना की थी। तो कह रहे हैं संकेत सिद्धांत रूसो, यानी
प्रश्नानुसार तो ये गलत है, लेकिन संकेत सिद्धांत रूसो ने दिया था ये सही है। आखिर रूसो ने क्या कहा था, अब देखते चलते हैं, फिर प्रश्न पर विचार करेंगे। संकेत सिद्धांत रूसो ने कहा कि जब पूछा गया कि आखिर भाषा आई कैसे, तो रूसो ने कहा कि भाषा पहले संकेत में आई। कैसे? लोग संकेत करते थे एक दूसरे से, और उसी संकेत को, अपनी वस्तु को बताने के लिए लोग क्या करते थे, संकेत का प्रयोग करते थे। जैसे हम तुमको दुई दिखाएं तो दुई का मतलब तुम समझोगे दो, यानी वो भाषा में कन्वर्ट हो जाए। तो उसने कहा लोग अपने बात को संकेतों में व्यक्त करते थे, और धीरे धीरे उसी संकेतों को वर्णों ध्वनियों में परिवर्तित करते हुए भाषा का विकास हो गया। दूसरा, संपर्क सिद्धांत। जी रेवेज ने कहा कि संपर्क सिद्धांत, इन्होंने संपर्क सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यह भी इन्हीं की देन है। अब संपर्क सिद्धांत में क्या था, इन्होंने कहा भाषा ऐसे नहीं आई, लोग एक दूसरे से मिलने जाते थे। क्या करने जाते थे? मिलने जाते थे, संपर्क में आते थे, तो अपनी बात को अभिव्यक्त करना चाहते थे, उनके दुख दर्द को वो सुनना चाहते थे, और दुख दर्द के माध्यम से वर्ण यानी ध्वनि का विकास हुआ, और उन्हीं ध्वनियों को वर्ण दिया गया, और उन्हीं वर्णों से भाषा की उत्पत्ति हुई। तीसरा है रणन सिद्धांत, जिसे प्लेटो, हेस और मैक्स मूलर ने जिसका प्रतिपादन किया था, यह भी सही है, प्रश्न के अनुसार नहीं सही है, इसके अनुसार सही है, सुमेलित है ये नहीं, सुमेलित नहीं है। तो रणन सिद्धांत प्लेटो, हेस और मैक्स मूलर ने कहा था। इन्होंने कहा भाषा कैसे पैदा हुआ, तो इन्होंने कहा रणन, घर्षण, चुहलबाजी। लोग कैसे भाषा को उत्पन्न किया जाए, कैसे ध्वनियां आए, तो आपस में चुहलबाजी करते थे। जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है, 2-4 महीने का होता है, तो अगर उसके 5-6 महीने 7 महीने का होता है, तो उसके सामने अगर हम उससे कुछ बोलते हैं, तो हमसे कुछ बोलना चाहता है, क्या करता है? गलगलाता है, बलबलाता है, तो वो हमसे चुहलबाजी करता है। तो ऐसे लोगों ने पहले चुहलबाजी किया, और चुहलबाजी करके उसे वर्ण को, ध्वनि को वर्ण में, वर्ण को भाषा में कन्वर्ट किया गया, और उसी प्रकार से भाषा की उत्पत्ति हुई। चौथा जो ऑप्शन है डी, दिव्य उत्पत्ति सिद्धांत ऋषियों द्वारा, यह सुमेलित नहीं है। प्रश्नानुसार यह ऑप्शन हमारा सही है कि दिव्य उत्पत्ति सिद्धांत किसने बनाया? ऋषियों ने ना, ऋषियों ने नहीं दिया। तब कहां यह मिला? यह सिद्धांत बताया गया है हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में। कहां बताया गया है? प्राचीन धर्म ग्रंथों में यह बताया गया है कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। कहा दिव्यता थे, यानी देवी देवताओं ने भाषा को उत्पन्न किया था, उन्होंने ही हमें भाषा दी है। आज भी जब हम वैदिक संस्कृत पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? वैदिक संस्कृत पढ़ते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि वैदिक मतलब उसमें लिखा है कि वैदिक संस्कृत की रचना किसी ने नहीं की थी, इसे देखा गया था, द्रष्टव्य किया गया था, और देख करके मतलब दिव्य दृष्टियों से देखा गया था। तो जब वो देखा गया रहा होगा, तो स्वाभाविक बात है कि भाषा के साथ आया रहा होगा, और उसी के आधार पर यहाँ इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन समीक्षकों की अगर हम माने, तो वो कहते हैं अगर देवी देवताओं ने भाषा को उत्पन्न किया था, तो पूरी दुनिया की भाषा एक तरह होनी चाहिए, उसमें अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो अगर हम देखें भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत में, तो सुमेलित कौन नहीं है, तो प्रश्नानुसार डी ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगर प्रश्न नंबर 5वां, निम्न में कौन भाषा की विशेषता नहीं है। अगला बिंदु जो हमारा है भाषा विचार, भाषा विज्ञान के अंतर्गत, वह है कि निम्न में कौन भाषा की विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछ रहा है नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा। कभी कभी परीक्षा भवन में पेपर का इतना प्रेशर होता है कि नहीं शब्द जो होता है ये हम देख ही नहीं पाते हैं,
और पहले ऑप्शन आता है, तीनों हम पढ़ ही नहीं पाते हैं, पहले मार के चले जाते हैं। ऐसी गलतियां अक्सर होती हैं, तो ध्यान दीजिएगा कौन नहीं है। पहले ऑप्शन को अगर हम देखें विशेषता के रूप में, तो कह रहे हैं भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा क्या है? सामाजिक संपत्ति है। सही कहा इन्होंने, भाषा सामाजिक संपत्ति है। यह किसी की जागीर नहीं होती कि उसको हमने क्या किया, बटोर लिया और 10 लोगों के बीच उसी का परिचर्चा कर लिया और ग्राह्य को नहीं देंगे। ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाषा जो है वो समाज में पैदा होती है और समाज में ही रहती है, समाज से अलग इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे मान लें आपको बहुत बढ़िया स्पेनिश बोलने आता है और ले जाके हम आपको कोनो टापू पे बैठा दें, निर्जन टापू पे जहां कोई नहीं है, तो बोलो स्पेनिश। क्या मतलब है उस स्पेनिश बोलने का? वहां तो उसका समाज नहीं है। यानी भाषा सामाजिक संपत्ति है, अर्थात यह बात सही है। बी ऑप्शन, भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा को हम क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। कैसे? ऐसे पहले आर लोग आए तो क्या पढ़ाते थे? वैदिक संस्कृत। क्या पढ़ाते थे? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत पढ़ाते थे और वैदिक संस्कृत के बाद जन सामान्य को क्या मिला? लौकिक संस्कृत मिला। क्या मिला? लौकिक संस्कृत। उसके बाद क्या आया? पाल प्रकृति अपभ्रंश। यानी जितने लोग समय आगे चलता गया, भाषाएं जो है परिवर्तित होकर अपने आप पूर्वजों से ग्रहण कर ली गई। अगर हम हिंदी भोजपुरी बोलते हैं तो हमारे संपर्क में रहने वाला व्यक्ति भी कुछ ना कुछ स्तर पर उस चीज को बोलेगा, समझेगा और ग्रहण करेगा, यानी उसे अर्जित करेगा। तो भाषा अक्सर क्या होती है? अर्जित संपत्ति होती है। तीसरा ऑप्शन है, यानी ये भी प्रश्न के आधार पर तो नहीं सही है, लेकिन उसकी विशेषता के आधार पर यह सही है। तीसरा ऑप्शन आते हैं, भाषा परिवर्तनशील है। भाषा क्या है? परिवर्तनशील है। भाषा हमेशा अपने आप को परिवर्तित करती रहती है। अगर इतिहासकारों की माने, भाषा विद्वानों की माने, तो वो कहते हैं कोई भी भाषा अपने आप को 500 से ज्यादा वर्षों तक संचित नहीं रख सकती। यानी 500 से लेकर के 1000 वर्ष के बीच में उसका परिवर्तन निश्चित हो जाता है। तो अगर हम देखें तो 200 साल, 300 सालों में, 500 सालों में वैदिक से लौकिक, लौकिक से पाल प्रकृति अपभ्रंश और सौर सेनी अर्धमागधी अर्थात बोलियों में परिवर्तित हो करके आज हमें हिंदी मिली है। तो भाषा अक्सर क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। चौथा ऑप्शन अगर आते हैं हम, भाषा अनुकरण से नहीं सीखी जाती है। भाषा अनुकरण से नहीं सीखी जाती है, जबकि भाषा ही अनुकरण से सबसे ज्यादा सीखी जाती है। तो प्रश्नानुसार ये ऑप्शन हमारा सही है। भाषा क्या है? अनुकरण से नहीं, भाषा अनुकरण से ही सबसे ज्यादा सीखी जाती है। तो आज के लिए इतना ही। इससे संबंधित, भाषा विचार से संबंधित और प्रश्नों को लेकर हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। नमस्कार।